नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटी की चौथी क्लास। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया है। तो जिन लोगों ने भी पिछला क्लास नहीं देखा है वो लोग जाकर के उसको भी देख लें। जिनको पॉलिटी का पी भी नहीं आता है वो भी पूरी बात समझ पाएंगे, लेकिन वीडियो आपको एक तरफ से देखना होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में। इससे पहले जो 3 क्लासेस हुई उनमें हमने बात किया सबसे पहले संविधान के इतिहास की, और उसके बाद हमने बात किया प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल की। अब उसके अगले क्रम में जो आपका क्लास है उसमें हम अनुसूचियों की बात करेंगे। ये जो क्लास हो रही है ये क्लास है आपकी एलटी ग्रेड पे जो जीएस वाला पार्ट है, ठीक है ना, जिससे 30 प्रश्न आते हैं उनको लेकर के क्लास है। इसमें हमें कुछ हाईलाइटेड सब्जेक्ट जैसे कि आपका पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इन सबको कवर करना है। तो पहले मैं पॉलिटी को कवर करवा रहा हूँ, उसके बाद में जियोग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर करंट अफेयर्स पर आएंगे, ठीक है ना। जो लोग आर्ट की क्लास लेना चाहते हैं यानी कि आर्ट प्लस जीएस हमारे साथ करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको हमसे बात करना होगा 9616 82 76 46। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। क्लास की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब आते हैं अपनी क्लास पर। क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंहासन मत तलाशो, शेर बनने की कोशिश करो, जहां पर बैठो वही सिंहासन हो जाए। तो इस बात के लिए परेशान ना रहो कि आपको कुर्सी कब मिलेगी, इतनी मेहनत करो कि जहां पर आप हो कुर्सी वहीं दौड़ी चली आए। चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ एवं उनके विषय। तो भारतीय संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 अनुसूचियाँ थी। जिस वक्त आपका संविधान पारित हुआ उस वक्त कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। अनुसूचियाँ होती क्या हैं, क्यों बनाई गई अनुसूचियाँ, इसको पहले से समझ लीजिए ताकि आप हर सवाल कर पाएँ। सवाल यूपीपीएससी कराएगी तो सवाल अच्छी पूछेगी, इसलिए आपको जानना भी पूरी बात चाहिए। चलिए देखते हैं। तो जब संविधान बनाएगा तो संविधान अपने आप में बहुत बड़ा दस्तावेज है, आप जानते हैं। तो संविधान को बनाने के क्रम में जब सबसे पहले अध्याय बनाए गए, उसके बाद में भाग बनाए गए और भाग के अंदर अनुच्छेद बनाए गए यानी कि आर्टिकल बनाए गए। इन आर्टिकल और अनुच्छेदों का या भाग का कई बार परिभाषा अपने आप में बहुत बड़ा होता था और इन परिभाषाओं को देने के लिए अनुसूचियाँ बनाई गई। क्या बनाई गई? अनुसूचियाँ बनाई गई। और अनुसूचियाँ संविधान के सबसे आखिर में यानी कि सबसे अंतिम में जोड़ी गई हैं। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे, कोई नॉर्मल सा टीचर आपको ये बात नहीं बताएगा। इतनी जो बारीक बात है मैं पॉलिटी में आपको बता रहा हूँ कि जो अनुसूचियाँ हैं वो संविधान में सबसे बाद में जोड़ी गई हैं और उसकी आवश्यकता जब पड़ी तब जोड़ी गई, क्योंकि ये कोई अलग से चीज़ नहीं है। अनुसूची में हर वो चीज़ है जो संविधान में आप पहले से पढ़ रखे हैं, लेकिन वो अलग से कैटेगराइज किया गया ताकि वहाँ पर एक अच्छी व्याख्या दी जा सके, ठीक है ना। नहीं तो आर्टिकल और जो भाग हैं वो बहुत बड़े हो जाते, तो उनको अलग अलग वर्गीकरण करने के लिए अनुसूचियाँ बनाई गई। तो यहाँ पर मुख्य बात क्या है, जब आपका संविधान बना तो 8 अनुसूची थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हुई। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 4 अनुसूचियाँ ये बाद में बढ़ी ये कौन कौन सी हैं, इन पर पूरी बातचीत हम करेंगे। वो कब बढ़ी, संशोधन कब उनमें हुआ, बढ़ने के लिए पूरी बातचीत इस वीडियो में आप समझ पाएंगे। तो वीडियो को मैं फिर से स्टार्ट करूँ, क्लास पर फिर से आऊँ उससे पहले एक बार कहना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, मुफ्त शिक्षा मिल रही, ले लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना। तो आपको शेयर भी करना चाहिए। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, गुरुदक्षिणा है आपका ये, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची। तो जो पहली अनुसूची है इसमें भारत के संघ एवं घटक राज्य के बारे में पूरी जानकारी दी गई। मैंने कहा ना कि ये अनुच्छेदों की व्याख्या के लिए बनाई गई है। तो जो भारत का जो पहला भारतीय संविधान का जो पहला भाग है उसमें जो पहला अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? भारतीय संघ एवं उसके घटक राज्यों से संबंधित है। तो यहाँ पर पहली अनुसूची में उसी की व्याख्या की गई है। मैंने बताया ना कि अनुच्छेद और भागों की व्याख्या करने के लिए ही अनुसूचियों का गठन किया गया था, संविधान में आखिर में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो पहली अनुसूची में क्या बात किया गया है? भारत संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है।
दूसरी अनुसूची इसमें राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च अधिकारियों के वेतन, भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन है। पहले में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। तीसरी अनुसूची इसमें विभिन्न पदाधिकारियों एवं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है। यानी कि जो तीसरी अनुसूची इसमें क्या है? शपथ है। क्या है? शपथ है। ऐसे याद कर लीजिए, पहले में संघ, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ है। चौथे में आते हैं, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधियों का जो है विवरण क्या होगा, यानी कि कितनी सीटें किस राज्य को मिलेंगी राज्यसभा में, इसका विवरण दिया गया है अनुसूची चौथे में। ठीक है, नंबर 1 से याद करेंगे संघ, नंबर 2 पे क्या है आपका? नंबर 2 पे वेतन, और नंबर 3 पे क्या है आपका? शपथ ग्रहण, और नंबर 4 पे क्या आ गया? राज्यसभा में सीटों का आवंटन या सीटों का बंटवारा। आप जानते हैं कि आपके संसद के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, संसद में संसद सदस्य बैठते हैं जिनको आप सीधे वोट करते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो संसद बैठते हैं उनका आप सीधे चुनाव नहीं करते हैं, और इनकी संख्या निर्धारित होती है जो कि राज्यों में जो है आवंटित की जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सांसद हैं। कितने? 31 हैं। कितने हैं? 31 हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुसूची 5, पाँचवीं अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध तथा विवरण दिया गया है। तो अनुसूची 5वां किससे रिलेटेड है? विभिन्न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST एरियाज जो है उनके बारे में विशेष प्रावधान की बात की गई है। किसमें? अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विवरण दिया गया है। ऐसा पॉलिटी तैयार करवाएंगे कि सिर्फ LT ग्रेड नहीं, आप PCS का भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ये सवाल कई बार PCS के एग्जाम में पूछा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए अलग से प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? 6ठी में किया गया है। किसमें? 6ठी में। और कई बार पूछता कि 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, भूलना मना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। आपको 90% के आसपास नंबर लाना होगा, तभी चयन आपका हो पाएगा। तो अगर कंपटीशन इतना हाई लेवल का है तो तैयारी भी आपकी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आपकी ये 4 स्टेट हैं जिनका चर्चा किया गया है 6ठी अनुसूची में। अब आते हैं 7वीं अनुसूची में। इसमें संघ सूची तथा राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन का बात किया गया है। ठीक है ना? तो आप जानते हैं कि कानून बनाने का काम किसका है? भारत में कानून बनाने का काम 2 संस्थाओं का है। एक तो आपका संसद है जो कि केंद्र सूची का कानून बनाता है, और दूसरी आपकी विधानसभाएं होती हैं जो कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती हैं। अब जो है विषयों को बांट दिया गया है, तो केंद्र सूची के जो विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी कि संसद कानून बनाता है। जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उनमें दोनों बना सकते हैं। जैसे आपकी एजुकेशन, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए शिक्षा पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन केंद्र सूची पर कोई भी कानून राज्य नहीं बना सकते हैं, और राज्य सूची में कोई भी कानून केंद्र सरकार नहीं बना सकती है। लेकिन यहाँ पर समझिए, राज्य सूची के विषय पर विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके लिए राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। ये विषम परिस्थितियों में होता है, जब राज्य में संवैधानिक स्थिति ठीक ना हो, ऐसे केस में हो सकता है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों का मसला कोई हो तो उस पर भी कानून बना सकती है। लेकिन राज्य को ये पावर नहीं है कि वो केंद्र सूची पर कानून बनाए। यहीं पर एक चीज़ और स्पष्ट कर देता हूँ, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है जो किसी सूची में विषय ना हो, ना राज्य सूची में हो, ना समवर्ती सूची में हो, ना केंद्र सूची में हो। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, ना कि राज्य सरकार के पास है। ठीक है ना? तो इसको कंठस्थ कर लेंगे, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। छोटे से एग्जाम से लेकर के IAS के परीक्षा तक बस आपको पढ़ते जाना है, पूरा वीडियो आखिर तक देखना है, और अगर पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है। संघ सूची
में कितने विषय हैं देख लेते हैं। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है 97। ये कब था, जब बना था सूची, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है 100 हो गई है। जब संघ सूची बनाई गई थी तो उनकी संख्या 97 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है 100 है। यानी कि संघ सूची में जो है संख्या बढ़ी, और अगर संख्या इसमें बढ़ी तो किसी न किसी में घटी जरूर होगी, ठीक है ना। किस में घटी, राज्य सूची में घटी। प्रारंभ में राज्य सूची में 66 विषय थे, ठीक है, 60 + 6 यानी कि 66 विषय थे। वर्तमान में विषयों की संख्या 61 रह गई, यानी कि 5 विषय घट गए। तो ये जो विषय घटे ये इधर उधर जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 97 से 100 हो गया, यानी कि 3 विषय केंद्र सूची में चले गए और बाकी चले आए समवर्ती सूची की तरफ, ठीक है ना। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत अन्य दिए गए जो विषय हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। यानी कि समवर्ती सूची में अगर कोई कानून बनाया जाता है, दोनों राज्य बनाते हैं, तो उसमें केंद्र का जो कानून होगा वो ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ समाप्त हो जाएगा। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। कितने, 47 विषय थे, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है 52 हो गई है, 52 हो गई है, ठीक है ना। तो अब वर्तमान में संख्या कितनी है 100 विषय हैं किसमें, केंद्र सूची में, 61 विषय हैं राज्य सूची में, और 52 विषय हैं आपके समवर्ती सूची में। करेक्ट, कोई कन्फ्यूजन नहीं। कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सारे कन्फ्यूजन का इलाज हमारे पास है, एक झटके में सबका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अब आते हैं 8वीं अनुसूची में। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो यानी कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से, ठीक है, किससे, भाषा से। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल। भाषा बहुत जरूरी चीज़ होती है, भाषाओं की लड़ाई होती है, भारत में खूब हुई। भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा, इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख था किसमें, अनुसूची 8 में। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन, कौन से, 20+1 यानी कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को, और वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और संख्या 14 से बढ़कर के कितनी हो गई 22 हो गई। 14 से बढ़कर के कितनी हो गई 22 हो गई। यानी कि संशोधन कब कब हुए, 1967 में आपका संविधान संशोधन हुआ, 1992 में हुआ और 2003 में हुआ, ठीक है ना। तो 67 में जब हुआ तो सिंधी को जोड़ा गया, और 1992 में जब हुआ तो 3 भाषा जोड़ी गई, तो 3 1 4 हो गया। और उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे कि 1 2 और 3 और 4 यहाँ जोड़ा गया, तो 4 4 8 1 9 भाषाएं जोड़ी गई, और उसके बाद में संख्या कहाँ पहुँच जाती है 22 पहुँच जाती है, 8 जोड़ी के बाद में, ठीक है, 14 और 8 22 होता है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में संख्या कितनी है 22 है। अब आते हैं 9वीं अनुसूची पर। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ये प्रस्ताव कौन लेकर के आया था, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे, ठीक है। यानी कि देश आज़ाद नहीं हुआ, संविधान ढंग से लागू भी नहीं, लागू तो हो गया था लेकिन उसको लागू हुए 1 ही वर्ष हुआ था और उसमें संशोधन की मांग उठने लगी, और संशोधन होने के बाद में 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई। क्योंकि आप जानते हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी 8 थी, और 9वीं अनुसूची भारत के संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई, ठीक है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इसमें जो विषय हैं वो कितने हैं 284 कानून को इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ये सबसे विवादित अनुसूची है। थोड़ा सा इसके बारे में और बताते हैं। देश जब आपका आज़ाद हुआ तो जिम्मेदारी प्रथा को समाप्त किया गया, पुनः जो है भूमि सुधार लागू किया गया, लेकिन भूमि सुधार का विरोध हुआ यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में बहुत भयंकर तरीके से। इस विरोध को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दिमाग लगाया और एक बिल पास करवाया कि एक ऐसा हम अनुसूची बनाएंगे कि इसमें उन विषयों को डालेंगे जिसमें न्यायालय भी चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि इससे पहले जो बिहार का पटना हाई कोर्ट था उसने भूमि सुधारों को रद्द कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इसको 9वीं अनुसूची बनाया गया सिर्फ इसीलिए कि भूमि सुधारों को लागू किया जा सके, और इसको लागू किया गया 31B में, अनुच्छेद 31B में इसके जो है विवरण दिए गए हैं। अनुसूची 9 वहीं से अपनी शक्ति प्राप्त करती है, ठीक है ना।
जब इसको बनाया गया था तो इसमें मात्र 13 विधियों को रखा गया था, यानी कि 13 विधि ऐसे थे जो कि 9वीं अनुसूची में रखे गए थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 284 हो गई है। इसका पॉलिटिकल भी इस्तेमाल होने लगा। 9वीं अनुसूचियों में ऐसे विषय डाले जाने लगे जो सरकारें जानबूझकर कोर्ट से बचाना चाहती थी। इसलिए इसमें एक फैसला 1973 का बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय हैं उनका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए कि मूल ढांचे को वो प्रभावित करती हो। किसको? मूल ढांचे को अगर वो प्रभावित कर रही हैं तो उनका जांच किया जा सकता है। इसके अलावा मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर भी 9वीं अनुसूची का न्यायिक समीक्षा हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो सामान्यतः इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, यानी कि मूल ढांचे पर अगर कोई खतरा है या मौलिक अधिकार पर कोई खतरा है तो इसमें संशोधन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आई होगी। इससे ज़्यादा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना नेट पर ना किताबों में उपलब्ध नहीं है। सब कुछ बता दिया, ध्यान से अगर सुना होगा तो कोई सवाल आगे गलत नहीं होगा। 10वीं अनुसूची पर आते हैं। यह अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। ये दौर था राजीव गांधी के सरकार का। उस वक्त क्या हो रहे थे, दल परिवर्तन खूब हो रहे थे, जो है अस्थिर सरकारें बन रही थी। कुछ नेता इधर से उधर जा रहे थे, पार्टी छोड़ करके चले जाते थे, तो सरकारें अस्थिर थी और सरकारें अस्थिर होने के कारण विकास भी अवरुद्ध था। इसलिए एक जो है विचार लाया गया कि दल बदल को रोका जाए। दल बदल को रोकने के लिए एक 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया कि अब जो दल बदलेगा उसकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया और ये कब आया, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, ठीक है ना। ओके, कंफर्म, याद, ठीक है ना। आते हैं 11वीं पर। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई। कब? 1993 में जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। ये सवाल इस जो है 2020 के PCS के पेपर में पूछा गया, ठीक है ना। और अगर आप पेपर देखेंगे तो वर्ष पूछा था, तो वर्ष उसमें विकल्प में दिया था 91, 92, 93, 94। तो क्या सही होगा? 93 सही होगा। इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ये वर्ष कई बार पूछ लेता है। तो जो 11वीं अनुसूची है उसमें क्या है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज को जो जोड़ा गया वो 1993 में जोड़ा गया और ये किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। इसमें 29 विषय प्रदान किए गए। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। कितने विषय? 29 विषय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो इसको आप याद कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि ढंग से अगर पढ़ लेंगे तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे PCS का हो, IAS का हो या किसी भी एग्जाम का हो। आते हैं अपने अंतिम अनुसूची यानी कि 12वीं अनुसूची पर। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। कितने? 18। 73वें संविधान संशोधन में 29 विषय प्रदान किए गए, दोनों एक साथ लाए गए थे। इसमें 29 विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। इसको एकदम कंठस्थ कर लेंगे। जो टाइम था वो क्या था? 1993 था, ठीक है। क्या था? 1993 था। अब देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। अनुसूचियाँ हमने सारी पढ़ ली हैं। मूल संविधान में 8 थी, लेकिन संख्या उनकी बढ़कर के 12 हो गई। जो संख्या बढ़ी उनके संशोधन को भी हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपका अनुसूची से कोई सवाल गलत नहीं होगा। अगर कुछ भी आपके दिमाग में सवाल है, कोई संदेह है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब हम अवश्य आपको प्रदान करेंगे। अब आते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न पर, देख लेते हैं कि इसमें हमारे जो PDF मेकर उन्होंने क्या क्या मेंशन करके रखा है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी, मैंने ऊपर पढ़ा दिया है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में। मैंने बताया था कि इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हो सकता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक है, ये किस में है? 7वीं अनुसूची में। आपने देखा था कि उसमें अलग अलग सूचियाँ बनाई गई थी जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को, केंद्र को और समवर्ती सूची में दोनों को है। ये बात आपने देखी थी किसमें? 7वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध की बात की गई? तो ये 5वीं अनुसूची आपने इसमें देखा है, ठीक है ना। तो ये थे कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ कि अनुसूची में आपका कुछ गलत नहीं होगा। जिन लोगों को पूरी क्लास ज्वाइन करनी हो, चाहे GS की हो या आर्ट की हो, वो मुझे 9616
827646 पर फ़ोन करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। जीएस का ये नोट्स पाने के लिए या 8+ जीएस की पूरी क्लास लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पूरी तैयारी करवाई जा रही है। हमारा एक नया बैच भी स्टार्ट हुआ 20 अक्टूबर से, जो लगातार चल रहा है, तैयारी कर रहा है कला का। अगर आपको ज्वाइन करना तो फटाफट फ़ोन करिए या मैसेज करिए। मिलते किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।